नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हो रहा है हल्ला बोल। जेन जी प्रोटेस्ट से संकट में आई नेपाल की सरकार। युवाओं के प्रदर्शन के बीच 3 मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। पीएम ओली ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सोशल मीडिया पर लगा बैन भी हटाया। नमस्कार दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जहां करीब 30 मिलियन लोग रहते हैं। वहां हमारे कुछ दर्शक भी हैं। हाँ, 2025 तक आबादी लगभग इतनी ही है और इनमें से आधे से ज़्यादा यानी करीब 16 मिलियन के आसपास सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अब सोचिए ज़रा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ये सब इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। खासकर जेन जी वाले युवा जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, इनका बचपन मोबाइल स्क्रीन पर ही बीता है। इंटरनेट इनके खून में दौड़ता है। ये क्रिएटिव हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, रील्स शूट करते हैं, मीम्स से देश की राजनीति पर तंज भी कसते हैं। जेंडर इक्वालिटी, पर्यावरण, भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर ये ऑनलाइन कैंपेन चला देते हैं। टेक्नोलॉजी इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो इनकी पहली भाषा है। लेकिन नेपाल की सरकार को ये सब पसंद नहीं आया। आखिर क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप उछल रहे थे और युवा जो हैं वो सरकार को घेर रहे थे। तो सरकार ने सोचा इनकी आवाज़ दबा दो। लेकिन नेपाल सरकार का ये पैंतरा काम नहीं आया। आवाज़ दबने की बजाय और तेज़ हो गई। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने इस भयंकर गुस्से को और भड़का दिया। 4 सितंबर 2025 के दिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में एक नई पॉलिसी लॉन्च हुई जिसका नाम था सोशल मीडिया रेगुलेशन एक्ट। सरकार का कहना था कि फेक न्यूज़ रोकने और भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए 26 बड़े प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सबको रजिस्टर करना पड़ेगा और अगर नहीं किया गया तो बैन लगाया जाएगा। लेकिन असलियत क्या थी? ये तो सरकार का बहाना लग रहा था अपनी गलतियों को छुपाने का। भ्रष्टाचार के स्कैंडल्स चल रहे थे, पैसे के खेल, नेपोटिज्म, सब कुछ उजागर हो रहा था। सोशल मीडिया इसके लिए हथियार बना हुआ था। युवाओं को लगा ये हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश है। सोशल मीडिया कंपनीज का रुख इसमें अलग रहा। शुरू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने चुप्पी साधी, लेकिन बाद में प्रोटेस्ट को बढ़ता देख उन्होंने भी आवाज़ उठाई और कहा कि ये ग्लोबल फ्री स्पीच के खिलाफ है। लेकिन असली हीरो तो जेन जी थे। इनकी डिमांड साफ थी, सोशल मीडिया से बैन हटाओ, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करो और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाओ। लेकिन सरकार के सोशल मीडिया बैन के बाद इन्फ्लुएंसर्स का बिजनेस रुक गया। जेन जी दोस्तों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। ऊपर से नेपाल में नौकरियां कम हैं, महंगाई ज़्यादा है। धीरे धीरे ये गुस्सा बढ़ने लगा। अब आई तारीख 5 सितंबर की तो काठमांडू की सड़कें जो कभी शांत हुआ करती थीं अचानक गर्म हो गईं। जेन जी ने हैशटैग फ्री नेपाल सोशल मीडिया और हैशटैग एंड करप्शन नेपाल चला दिया। लाखों यूजर्स ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। वायरल वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स, मीम्स सब ने आग लगा दी। सोशल मीडिया का दायरा अब इतना फैल चुका है कि एक पोस्ट से पूरे देश की नींद उड़ जाती है। वीपीएन यूज़ करके बैन तोड़े जा रहे थे, लेकिन इन युवाओं ने चुना सड़कों पर उतरना क्योंकि ये डिजिटल नेटिव्स हैं लेकिन रियल वर्ल्ड में भी लड़ना जानते हैं। प्रोटेस्ट की शुरुआत शांतिपूर्ण थी। मार्च निकाले गए, स्लोगन्स दिखाए गए। लाखों युवा, जिनमें ज़्यादातर 18 से 25 साल के थे, सब प्लेकार्ड्स लेकर सड़कों पर उतर आए। लेकिन सरकार ने क्या किया? सुरक्षा बल तैनात कर दिए और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। दोस्तों, अब आते हैं उस ब्लैक डे पर यानी 8 सितंबर पर। काठमांडू में जोरदार विरोध। सुबह से ही हज़ारों जेन जी सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। फिर आंसू गैस और अंत में फायरिंग। हिंसा भड़क गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कम से कम 19 लोग मारे गए, 250 से ज़्यादा युवा इसमें घायल हुए। 3 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया जिसमें काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर शामिल हैं। आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, लेकिन जेन जी यहाँ नहीं रुके। सुरक्षा के बीच भी विरोध चलता रहा। संसद पर हमला तक हो गया। मौतें तो हुई ही, लेकिन उसके अलावा करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। दुकानें जलाई गईं, संपत्ति तोड़ी गई, ट्रैफिक ठप हो गया। इसमें 300 से ज़्यादा घायल हुए क्योंकि सिस्टम ने युवाओं की आवाज़ को खतरा समझा। लेकिन सोचिए, अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे बनता? जेन जी के प्रोटेस्ट से सरकार बैकफुट पर आ गई। पीएम ओली को एहसास हो गया कि ये कोई छोटा मसला नहीं है। अब इस हिंसा के बाद नैतिक जिम्मेदारी का खेल शुरू हुआ और उसी शाम यानी 8 सितंबर को गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में पीएम ओली को पत्र सौंपा और कहा कि हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए मैं पद छोड़ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, ये चेन रिएक्शन था। अगले दिन 9 सितंबर को कृषि एवं पशुपालन विकास मंत्री रामनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि सरकार का
अथॉरिटेरियन रिस्पांस देखकर शर्मिंदा हूं। स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। 3 मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा बहुत बड़ी बात थी। ये सिस्टम की कमजोरी को दिखा रहा था। पीएम ओली का दबाव इतना था कि सरकार को फिर झुकना पड़ा और फिर 9 सितंबर की शाम को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया। वो 26 प्लेटफॉर्म्स जो 3 दिन पहले बंद किए गए थे फिर से खुल गए। पीएम ने कहा एम्बिग्यूटी की वजह से ये सब हुआ है और अब शांति के लिए कदम उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं ना। अगर युवा सड़क पर ना उतरते तो क्या उनकी बात सुनी जाती? लेकिन इस प्रोटेस्ट ने एक इतिहास भी रच दिया कि किसी भी देश में जेनजी का ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट था, वो भी सरकार के खिलाफ। वो जनरेशन है जो कल्चर सेट करता है, रोज़ नए ट्रेंड्स अपनाए जाते हैं, क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अपडेट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते हैं और सोशल मीडिया पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। 16.5 मिलियन यूज़र्स ने मिलकर दिखा दिया कि उनका दायरा कितना बड़ा हो चुका है। पहले सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट था, अब ये पावर है, यानी कि कोई भी क्रांति इसके जरिए लाई जा सकती है। नेपाल जैसे छोटे से देश में भी जेनजी ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सवाल सरकार से भी है कि आखिर ऐसी पॉलिसी क्यों बनी जो युवाओं को निशाना बना रही थी। नेपाल की सड़कों पर ये प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं। नेपाल में अब तक गृह मंत्री रमेश लेखक समेत 3 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि 4 और मंत्री त्यागपत्र देने को तैयार हैं। संभावना जताई जा रही है कि केपी शर्मा ओली की सरकार गिर सकती है। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। जेनजी का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि नेपाल की सरकार कभी भी गिर सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम को देख रहा था और मुझे मनीषा कोइराला का भी इस पर एक पोस्ट दिखाई दिया। मनीषा कोइराला नेपाल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी इस पर अपनी संवेदना जताई और उन्होंने इस बात को समझा। दोस्तों, बात सिर्फ एक नेपाल देश में हुए विरोध की नहीं है। ये बात है कि आज देश चाहे कोई भी हो, ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र की आवाज़ है और लोकतंत्र की आवाज़ में सोशल मीडिया का एक रोल बहुत अहम होता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी ही बड़ी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की भी बनती है, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे यूज़ करने वालों की भी बनती है कि ये एक बहुत ऐसा हथियार है जो हर आम आदमी के हाथ में है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। हालांकि बहुत आसान होता है सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी किसी समस्या को रखना, अपने सवालों को रखना, अपनी उन बातों को रखना जिन्हें शायद मेन स्ट्रीम मीडिया किसी वजह से नहीं उठा रहा होता है, या फिर देश के जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। हम अपने देश में भी देखते हैं कि तमाम ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर शांत है, मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया में उस पर बातें होती हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बहुत हद तक किसी भी देश की नब्ज़ बताता है कि उस देश के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, किन बातों को दबाया जा रहा है और उनके अंदर अगर कोई गुस्सा भरा है या कोई प्रतिशोध है तो वो सारी की सारी बातें आपको सोशल मीडिया पर दिख जाती हैं। ऐसे में नेपाल का जो एग्जाम्पल है ये पूरी दुनिया के लिए है। अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में इस तरह से सोशल मीडिया को दबाने की कोशिश हुई तो कोई नहीं जानता कि इस तरीके के जो असर हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आखिरकार ये जो जेन ज़ी है, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया कि उन्होंने इसी वातावरण में सांस लेना सीखा है। उन्हें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया के बिना जीवन कैसा होता है, और ऐसे में अगर सोशल मीडिया उनके हाथ से छिन जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें घुटन महसूस होगी, वो खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे और इस तरीके से उनका गुस्सा निकलकर बाहर आएगा। देखते हैं नेपाल के केस में आगे क्या होता है, और जब भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ ऐसी घटना होती है तो वो बाकी के सारे देशों के लिए एक मिसाल बन जाती है, जो मुझे लगता है कि इस केस में भी ज़रूर होगा। इस पूरे मसले पर आप डेफिनेटली अपनी कोई ना कोई राय रखते होंगे। आप इस बारे में जो भी कहना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हमें बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।